आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है कि पहला है माउंट एटलस एक ज्वालामुखी पर्वत है, और दूसरा है इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक सीमित है। तो इनमें कौन सा जो है वो सही नहीं है, कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। कि एटलस पर्वत के बारे में बात हुई है, माउंट एटलस। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो आपके पूर्णतया सही हैं। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, क्योंकि माउंट एटलस जो है अफ्रीका का, माउंट एटलस जो है वो अफ्रीका का एक अल्पाइन मोड़दार यानी कि एक वलित पर्वत है, एक वलित पर्वत है। और इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है टॉबकल। अगर बात करें कि एटलस की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो टॉबकल है, और इसकी ऊंचाई जो है 4165 जो है वो मीटर है। टॉबकल की ऊंचाई जो है 4165 मीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो केवल 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, केवल 2 सही हैं, या फिर 1, 2, 3 सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके जो कथन है वो केवल 2 सही है, मतलब दूसरा कथन सही है, बाकी जो दोनों कथन है गलत है। क्योंकि लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा नहीं बनाती है, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। और यह अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है, यह जो है हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, इसलिए दूसरा भी, तीसरा कथन और पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। क्योंकि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बागपत में नहीं है, यह स्थान जो है, मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो हापुड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि झील और उनके तालों से, झील और उनके जिलों से संबंधित है। कि मोराय ताल कहाँ है, देवरिया ताल कहाँ है, बेती झील कहाँ है और करेला झील कहाँ है। जो इसका सही सुमेलन है वो आपका है मोराय ताल जो है वो फतेहपुर में है, देवरिया ताल जो है वो कन्नौज में है। ठीक है, करेला झील जो है लखनऊ में है और बेती झील जो है वो प्रतापगढ़ में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। 7, 64, 12 या फिर 53। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की नगरीकरण का स्तर जो है वो 22.3% है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। मतलब कि किस राज्य की जनसंख्या जो है सर्वाधिक नगरीकृत है, तो वह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या जो है वो 7 है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले
जिलों की संख्या जो है वो 12 है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। मतलब कि नगरों की संख्या कितनी है, 7 है, लेकिन जिलों की संख्या जो है वो 12 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुओं के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर गंगा घाटी का निम्नवर्ती क्षेत्र। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा जो है वो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है 70.8% नलकूपों के द्वारा, और नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है 17.2%। ठीक है, और कुओं के द्वारा सिंचाई जो है वो सर्वाधिक गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में। इसके अंतर्गत जो आते हैं बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया और रायबरेली, इन जिलों में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा स्थापित कौन सा संयंत्र गैस आधारित है? सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा या फिर दादरी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दादरी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित ताप जो विद्युत संयंत्र हैं उनमें आता है सिंगरौली जो है सोनभद्र में स्थित है, ऊंचाहार जो है रायबरेली में है, टांडा ये अंबेडकर नगर में है, और औरैया जो है ये भी ताप विद्युत कोयला पर आधारित संयंत्र है। और एक स्थान और है रिहंद भी कोयले पर आधारित है, यह पड़ता है सोनभद्र में। तो केवल इसमें जो दादरी जो है वो गैस पर आधारित है, बाकी जो सभी हैं वो कोयले पर आधारित है। केवल उत्तर प्रदेश में औरैया और दादरी ये दोनों गैस पर आधारित है, बाकी जो जितनी परियोजनाएं हैं वो ताप संयंत्र जो हैं वो कोयले पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2023, 2035 या फिर 2030? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2023 रखा गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 2023 तक देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल और प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है और सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रेडॉन या फिर मीथेन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रेडॉन। क्योंकि रेडॉन एक गंधहीन, रंगहीन, रेडिएक्टिव अक्रिय गैस है। यह गैस मृदा से प्राकृतिक रूप में निकलती है और इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण जो है वो रेडॉन गैस है। इससे फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वायुमंडल में नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ था? 1987, 1989, 1997 या फिर 2001? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1989।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत, कह सकते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसे निर्मित किया गया था और सितंबर 1987 में इस प्रोटोकॉल पर सहमत बनी और 1 जनवरी 1989 को यह प्रोटोकॉल जो है लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह या फिर बेगम हजरत महल। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नवाब वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? गोवा, तमिलनाडु, केरल और मिजोरम। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल की है और 94, केरल की साक्षरता जो है 94% मानी जाती है। और मिजोरम की जो जनगणना है 2011 के अनुसार जो है वो सर्वाधिक साक्षरता जो है यहाँ की 91.3% है। और नगरीकरण की बात की जाए तो सर्वाधिक नगरीकरण जो है गोवा में जो है वो 62.2% है और मिजोरम में जो है वो 52.1% है। इसलिए इसका सही जो आंसर वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि ला नीना एक प्रतिसागरीय धारा है जो उत्पन्न होती है दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका सही जो है वो आपका है ए ऑप्शन, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ला नीना जो है एक प्रतिसागरीय धारा है या पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल धारा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देती है और आर्द्र मौसम को जन्म देती है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? पाकलडुल, सलाल, चुटक या फिर बगलिहार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चुटक। क्योंकि चुटक जल विद्युत परियोजना जो है वो सुरू नदी पे है। बाकी जो हैं वो सभी परियोजनाएं जो हैं वो आपकी कह सकते हैं कि चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 10, 17 या फिर 20। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 20। क्योंकि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर संबंधित क्षेत्र के मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र अबाध विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? अनुसूचित जातियों के हित में, स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण के, ए बी दोनों, या राज्य के द्वारा इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। क्योंकि मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(1) घ
में समस्त भारतीयों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन अनुच्छेद 19(5) के तहत राज्य साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इस पर रोक लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदौली जो जिला है उसका मंडल, वाराणसी, हापुड़, मेरठ, शामली, अलीगढ़, बदायूं, बरेली। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शामली। क्योंकि शामली जो है वो अलीगढ़ मंडल के तहत नहीं आता है, ये सहारनपुर मंडल के तहत आता है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया फ्रांस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, भारत के द्वारा या फिर ब्रिटेन के द्वारा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यूएसए के द्वारा। इस प्रकार की शून्य बजट प्रणाली जो है इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था। इस प्रकार की बजट प्रणाली में पिछले साल के व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता है और भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली का केवल एक बार यानी कि 1985 में ही इसका प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और उसकी विशेषता कि प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, निर्विघ्न योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? तो इसका सही जो आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वंदन योजना। क्योंकि ये असंगठित क्षेत्रों के ऋण सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि यह वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, भारी धातु लवण, एक्सकिरणें या फिर औरत किरणें? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, औरत किरणें। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? गज-ए सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, लज्जत सिकंदर शाही या फिर गुलरुखी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फरहंगे सिकंदरी। बी ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतः सही है। क्योंकि सिकंदर लोदी एक शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसने माप का पैमाना गज सिकंदरी आरंभ किया और उसी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई और गुल्लुक उपनाम से ही सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? बाल गंगाधर तिलक, एम मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर लॉर्ड इरविन? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था, महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है और वह आगे भी ऐसी ही सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि संगठन की स्थापना वर्ष से संबंधित है कि विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन और ओपेक? तो इसका सही सुमेलन है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है 1971 में हुई, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका जो है सही है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 समेत करना है सतत विकास और के लक्ष्य, उनके विषय कि SDG 6, SDG 14, SDG 13 और SDG 11। जिसका सही सुमेलन है वो है SDG 6, जो है वो आपका सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई को उपलब्ध कराना। मतलब कि तीसरा SDG 14 का है महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधन का मतलब उपभोग करना, यानी जल के नीचे जीवन। SDG 13 का है जलवायु परिवर्तन और SDG 11 का है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर। इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2003, 1 जुलाई 2004 या फिर 1 जुलाई 2005। जिसका सही जो आंसर है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ और डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की? परांतक प्रथम, राजराज फर्स्ट, विजयालय या फिर कराकल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विजयालय। संगम साहित्य में चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था, जिसे जले हुए पैरों वाला कहा गया। बाद में विजयालय ने पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की और तंजावुर पर अधिकार करके इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम बदलकर बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी या फिर ब्रह्म समाज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन जो है वो 1884 में रनाडे और तिलक ने किया था। 1880 में इसकी ही स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से पुणे में की गई और बाद में इसी का नाम बदलकर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और देश, एसोमाइट, टुगेला, एंजिल और गवारनी। जो इसका सही सुमेलन है कि एसोमाइट जो है वो कैलिफोर्निया में है, टुगेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, एंजिल जो है वेनेजुएला में है और गवारनी जो है वो फ्रांस में है। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पवनार आश्रम से किया गया। यह आश्रम स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग चुना गया। इस आंदोलन का प्रारंभ पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया गया। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त तिवारी थे। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियट भारत में स्थापित किस एक राजनीतिक संगठन का मुखपत्र था? इंडियन लीग का, लैंड होल्डर सोसाइटी का, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि हिंदू पैट्रियट जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुखपत्र था और इस संगठन की स्थापना जो है वो 1851 में हुई थी।
इसकी स्थापना संस्थापक जो थे वो राधाकांत देव थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।